हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं। तो जैसा कि कल 26 जनवरी थी, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं। अब आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा उस दिन का जिस दिन कॉल लेटर आएगा। तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपके कॉल लेटर आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अब बहुत दिन नहीं बचा है। आप अपने समय को ऐसे बर्बाद मत करिए। आप लग जाइए पूरी तरह से अपने इंटरव्यू की तैयारी में, क्योंकि आपका इंटरव्यू ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और रही बात की इंटरव्यू कॉल की, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप सभी को इंटरव्यू कॉल जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले जो न्यूज़ आई थी उसमें था कि 7,000 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जा चुके हैं और सीट है 1500। ठीक है, और हर सीट पे ये लोग जो है बुलाएंगे, लगभग हर सीट पर ये लोग लगभग 10 लोगों को बुलाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था पहले। तो आप समझिए कि अगर 1500 एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो मतलब कि 15,000 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। 7,000 सीट ज़रूर है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सीटें हैं, उस पर एप्लीकेशन भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे रहेंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि आप सभी को इंटरव्यू कॉल जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अपना प्रयास करिए, आप इंटरव्यू दीजिए अच्छे से, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ उस इंटरव्यू को दीजिए और एकदम अपने मन में नेगेटिविटी को मत भर के रखिए कि हमारा तो जो है सिलेक्शन नहीं ही होगा क्योंकि हम ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं। आपको पहले हार नहीं मान के बैठना है। वहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, कितने लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों पर आपका जो है सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ऐसा होता है कई बार कि जितनी सीटें खाली रहती हैं उससे कम बच्चे जो है इंटरव्यू में पहुँचते हैं। फॉर्म तो ज़्यादा लोग भरे होते हैं लेकिन इंटरव्यू देने ही नहीं जाते हैं। इतने क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाले जो है इंटरव्यू देने ही नहीं जाएंगे, ये पहले ही मान के बैठ जाएंगे कि हमारा जो है सिलेक्शन तो होना ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम निश्चिंत होके आप सब लोग आइए और अपना इंटरव्यू दीजिए अच्छे से, अपनी पूरे प्रयास के साथ। गीता का एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमात् संगस्तव कर्मणि। अर्थात कि कर्म पे आपका अधिकार है, उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। आप अपना कर्म कर दीजिए, अपना प्रयास कर दीजिए, जो रिजल्ट रहेगा वो भविष्य में देखा जाएगा। उस रिजल्ट पे आपका कुछ नहीं चलने वाला है। ईश्वर चाहेंगे तो आप सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र बनेंगे। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो आप लोगों के लिए कुछ और उसने बहुत बेहतर सोच रखा होगा। तो एकदम अपने दिमाग में नेगेटिविटी को निकाल देना है और अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके अच्छे से इंटरव्यू देना है। तो रिसर्च प्रपोज़ल को लेके लोग बहुत ज़्यादा डाउट्स में हैं। मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में कहा है कि अभी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का ऐसा नोटिस नहीं आया है जिसमें आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाने को या लेकर आने के लिए कहा गया हो। लेकिन हम फिर भी आपसे कहते हैं कि आप 2, 3, 4 पेज का एक रिसर्च प्रपोज़ल सिनॉप्सिस बना के अपने पास रखे रहिए। इन फ्यूचर अगर आपसे अर्जेंट में या फिर कॉल लेटर के साथ आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि आपको रिसर्च प्रपोज़ल या सिनॉप्सिस लेकर आना है, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कतें ना आए। आप तुरंत जो है अपना जो आप सिनॉप्सिस बनाए रहे हैं उसी में थोड़ा बहुत करेक्ट करके आप उसको अपने हिसाब से लेकर चले आएँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। तो जैसे कि जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, इस तरह के जो लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट के लोग हैं वो सभी लोग जो है इंग्लिश ही प्रेफर करें, क्योंकि इंग्लिश ही जो है जनरली लोग मांगते हैं रिसर्च प्रपोज़ल में। तो आप लोग बहुत सारे टेक्निक टूल्स आ गए हैं। अगर आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। बहुत सारे एआई आ गए हैं कि आप अपने हिंदी में जो चीज़ बोल के लिख देंगे उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। हम लोग जिस समय में हैं उस समय में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश लिखने में, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हो गए हैं जिससे हम हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो है टेक्निकल बनिए, थोड़ा सा चीज़ों को सीखिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्रयास करिए। हाँ, उसका दुरुपयोग नहीं करना है।
हमें उसका उपयोग सदुपयोग करना है, उसके दुरुपयोग नहीं करना है कि सब कुछ कट कॉपी पेस्ट मार के लेकर आप चले आए। तो इस तरह की चीज़ों से आप लोग बचिए। तो बात रही इंटरव्यू कॉलिंग की, तो अभी 22 और 28 को तो जो है करेक्शन विंडो ओपन हुई है। तो यदि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती कर दी है, आपसे कोई समस्या हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, तो अपनी उन गलतियों को सुधार लीजिए। मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा था कि ऐसी कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि चूंकि ये जो पोर्टल ओपन हुआ है ये माइनर करेक्शन के लिए ओपन हुआ है, तो आप हर एक चीज़ को वहाँ पर करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठिए तो किसी और से मत भरवाइए। आप प्रयास करिए कि स्वयं ही एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और बहुत ही ध्यान के साथ, सजगता के साथ चीज़ों को फिल करिए। कई लोगों ने अपने नाम की जगह पिताजी का नाम लिख दिया है, पिताजी के नाम की जगह अपना नाम लिख दिया है। आप लोग अब एक पीएचडी के छात्र होने वाले हैं, आप लोग शोधार्थी होने वाले हैं। इस तरह की गलतियां आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों ने जो भी गलतियां की होंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, वो 27 और 28 में, आज और कल में आप लोग जो है उसको करेक्ट कर लीजिए। नहीं तो फिर इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। और आपके जो कॉल लेटर की बात रही, तो आपके जो इंटरव्यू के कॉल लेटर हैं वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या फिर 10 या 12 तारीख फरवरी के आसपास आपको आपके कॉल लेटर मिल जाएंगे। आप उम्मीद करिए कि 7 तारीख से पहले ही आपको आपके कॉल लेटर मिल जाएंगे। यदि डिले हुआ तो 12-13 तारीख के पहले आपको आपके इंटरव्यू कॉल लेटर मिल जाएंगे। उसके बाद उस इंटरव्यू कॉल लेटर में आपको जो जो चीज़ें, जो जो डॉक्यूमेंट आपको लाने के लिए बोला गया हो, उसको सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक एक डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से उसमें पढ़कर उसके बाद जो है आप उसकी 2-2 फोटोकॉपी कम से कम लेकर आइएगा। अपनी वो फ़ोटो ज़रूर लाइएगा जिस फ़ोटो को आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए लगाया होगा, क्योंकि वही फ़ोटोज़ मांगी जाती हैं। और केवल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ही नहीं लानी है, आपको उसकी मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी भी लेकर आनी है। क्योंकि आपके इंटरव्यू से पहले आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किया है वो डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं या नहीं हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट करवाए। ये लोग कुछ फॉर्मूले के हिसाब से आपके नंबर कैलकुलेट करवाते हैं, मेरिट बनवाते हैं। तो जो बच्चे आरईटी में फॉर्म फिल किए हैं उनका इंटरव्यू अलग होगा, और जो लोग आरईटी एग्जेम्प्टेड में फिल किए हैं उनका इंटरव्यू अलग होगा। तो देखते हैं कि वो एक ही दिन पर बुलाते हैं या अलग अलग दिन। मेरे हिसाब से यदि भीड़ ज़्यादा होगी तो ये लोग अलग अलग दिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अगर हो सकता है कि कम बच्चों की भीड़ तो हो सकता है वो उस दिन भी आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला सकते हैं। हमारे केसेस में तो यही हुआ था कि आरईटी वाले बच्चों को अलग दिन बुलाया गया था और आरईटी एग्जेम्प्टेड वालों को अलग दिन बुलाया गया था। तो यदि आपको अभी भी इन चीज़ों में समस्या आ रही हो, आपको किसी जानकारी का अभाव हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि हमें आपके क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो हम ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अभी भी बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हम आने वाले अपडेट्स के बारे में जब भी आपको बताते रहें तो हर एक अपडेट आप तक सही समय पर आपके पास पहुंच पाए और आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध करने का सपना बनकर रह जाए। तो हम आगे बात करते हैं आपके रिसर्च प्रपोजल की। तो मैंने रिसर्च प्रपोजल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। आप लोगों ने अगर अभी भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं वो वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग चले जाइए। वहाँ पर मैंने एक आउटलाइन बनाया हुआ है। उस आउटलाइन में मैंने बताया है कि आपको क्या क्या किस किस सीरीज़ में जो है कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मैं उस सब्जेक्ट से आता हूँ, तो मैं हर एक व्यक्ति के प्रत्येक सब्जेक्ट से मैं आपको उतनी हेल्प शायद न कर पाऊँ, क्योंकि आपके क्या टॉपिक्स होंगे मैंने वो सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं है। तो मैं आपको कैसे बता पाऊँगा कि आप क्या टॉपिक पे लिख सकते हैं, किस टॉपिक पे कैसे आप लिख सकते हैं। मैं एक आउटलाइन आपको बताया हूँ कि किस आउटलाइन में कब उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, कब क्या लिखना है, इसका मैंने आउटलाइन आपको दिया है। आप लोग उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाकर लेके आना है। तो
आप लोग बहुत सारे जो हैं, आपके पास तो बहुत सारे संसाधन है, गूगल है, एआई है, इन सब चीज़ों की आप लोग मदद लेकर अपने टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग सबसे पहले ये काम करिए, आप लोग अपने अपने जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उस डिपार्टमेंट की फैकल्टी लिस्ट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें कौन कौन असिस्टेंट प्रोफेसर, कौन कौन से प्रोफेसर लोग हैं, वो लोग किस टॉपिक पे काम करते हैं। तो यदि आप ये देख लेंगे कि कौन से लोग किस टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा आसानी हो जाएगी रिसर्च प्रपोजल बनाने में। अगर आप ऐसा कोई टॉपिक बनाकर लेके जाएंगे जिस पे ऑलरेडी जो है वहाँ के टीचर काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रायोरिटी मिले, क्योंकि उसी टॉपिक पे वो लोग काम कर रहे हैं और आपने उसी टॉपिक पे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया है। आप लोग प्रयास करिएगा कि उनके 1, 2, 3, 4 पेपर्स को जो उन्होंने पब्लिश किए हों रिसेंट में 2-3 साल में, उन पेपर्स को डाउनलोड करने का प्रयास करिएगा और उसको पढ़िएगा कि उन्होंने किस तरह से अपने शोध को आगे बढ़ाया है। आप लोग उनके रिसर्च पेपर से अपने रिसर्च प्रपोजल बनाने का, आप लोग उनके रिसर्च पेपर से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने का आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रिसर्च प्रपोजल लिखने का यही है कि आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करिए। वहाँ पे फैकल्टी की लिस्ट होगी, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक फैकल्टी की लिस्ट होती है। उस लिस्ट से आप लोग हर एक टीचर का नाम निकालिए, वे लोग किस किस टॉपिक पे काम करते हैं, आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट ज़्यादा आए उस टॉपिक को देखिए। फिर उन्होंने जो रिसर्च की है लास्ट के 2-3 साल में, उस रिसर्च पेपर को डाउनलोड करने का प्रयास करिए। अगर 2-3 साल लास्ट के ना मिल रहे हों तो आप और भी 1-2 साल पीछे जाके वो पेपर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, जो डाउनलोड हो जाएंगे, और आप उसको पढ़िएगा। 1 या 2 पेपर तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा उसको आप ज़रूर पढ़ के इंटरव्यू देने आइएगा। वे आपको काफ़ी मदद कर पाएंगे। अगर वे लोग इस तरह से पूछ लेते हैं कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई टॉपिक का नाम लेते हैं तो वो ज़रूर उस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। तो यदि आप 1-2 रिसर्च पेपर पढ़ कर आएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप अपना रिसर्च प्रपोजल बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। और बात रही इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो भी इंटरव्यूअर बैठता है वो सबसे पहले बेसिक से आपको क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। तो आपके अपने सब्जेक्ट में जहाँ पर बेसिक चीज़ें हों उन बेसिक चीज़ों पर ज़रूर आप लोग फोकस करिएगा। जैसे कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं उनसे बेसिक चीज़ों में स्पेक्ट्रोस्कोपी उठा ली जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कैरेक्टराइजेशन से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, NMR, IR, UV, विजुअल, फ्लोरोसेंस, इन सब से नॉर्मल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आप लोग उसी हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट में समझ लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो क्या क्या बेसिक टॉपिक्स हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो आपके सब्जेक्ट में बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का, तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जान समझ के आइएगा, उसके बारे में पढ़ के आइएगा। तो आप लोग अपने MSc, MA, MCOM इन सिलेबस को तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अब वो लोग आपसे क्या ही पूछेंगे, आपने प्रीवियस ईयर्स में जो चीज़ें पढ़ी होंगी उन्हीं के बारे में मेन आपसे डिस्कशन होने वाला है। आप लोग ये गलती कतई मत करिएगा इंटरव्यू में, जो गलतियां लोग अक्सर कर देते हैं। आप लोग ऐसे किसी वर्ड, ऐसे किसी शब्द का उपयोग उस इंटरव्यू में मत कर दीजिएगा जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी ना हो। अगर आपने ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल किया और वो लोग उसी टॉपिक पर आ गए तो समझ लीजिएगा कि आपका वाइवा पूरी तरह से खराब जाएगा। तो इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ इंटरव्यू के जो ट्रिक्स और टिप्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको पूरे इंटरव्यू में ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना है जिसके बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो इन सावधानियों को आप लोग बरतिएगा। शब्दों में अपने लहजे में बहुत ही सौम्यता, शालीनता रखिएगा। इंटरव्यू में आप लोग किसी भी तरह से अपने आप को एकदम कूल रखने का प्रयास करिए इंटरव्यू में। और बात रही कि आपके ड्रेस कोड की, कि आप क्या इंटरव्यू में पहन के आना चाहेंगे, आप लोगों को क्या इंटरव्यू में पहन के आना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि आप लोग जिन भी कपड़ों में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, जैसे कि फॉर्मल, अगर आपके पास फॉर्मल क्लॉथ्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको सिलवाने की आवश्यकता नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इंटरव्यू मैंने दिया है, उनका भी सिलेक्शन हुआ था जो फॉर्मल में आए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है जो जीन्स शर्ट में आए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन आपका पहनावा ये बताता है, जब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये बात एकदम सटीक है। आपका पहनावा, आप साफ सुथरे कपड़े पहन के आइए, बढ़िया से आप एक सौम्य इंसान, एक सरल इंसान बनकर आइए। आपके कपड़ों को देखकर ऐसा ना लगे कि मतलब कि बस चले आए हैं इंटरव्यू देने। थोड़ा सा सौम्यता, शालीनता अपने शर्ट को इन करके रखिए। यदि आप जो है जीन्स के साथ पहने हैं तो आप नॉर्मल एकदम कूल होकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए आप लोग जिन भी कपड़ों में, थोड़ा सा फॉर्मल कपड़े आप लोगों के पास पर्याप्त होते ही होंगे, तो आप लोग जिन भी कपड़ों में आप कंफर्टेबल फील करें, आप लोग आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कपड़ों से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये चीज़ जान लीजिए। आपका ज्ञान ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। जितना बढ़िया आपके पास ज्ञान होगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप लोग साफ सुथरा बढ़िया से मेंटेन होके आएँ। आप फॉर्मल पहन के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और बात रही क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, तो जैसे ही आप लोगों का कॉल लेटर आएगा, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें बता दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, किस फॉर्मेट में आपको हर चीज़ को लाना है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम हर छोटी जानकारी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम तक पहुँचे, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।